नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसबीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 52 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 52 का जो पहला क्वेश्चन है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो अगर बात करें भारत की मैनचेस्टर की, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना चाहिए। अहमदाबाद कहाँ पर है सर, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो अगर बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में। अच्छा, अहमदाबाद आपका गुजरात में है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम भारत के किस स्थान पर स्थित है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी आपका अहमदाबाद में स्थित है। अगर आप एसपीटेट नवंबर की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और नवंबर में अपना एसपीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो जुड़िए मात्र और मात्र अभी भी 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। और अब आपके पास लगभग 27-28 दिन इस परीक्षा के लिए बचे हैं। तो अगर आप सीरियस होकर हमारे साथ इस परीक्षा के लिए अभी भी जुड़ना चाहते हो, तो अभी भी आप अपना एसबीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में आपको मिलने वाले पेड हैंड रिटन नोट्स, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं। 7876145409 वो हैंड रिटन नोट जिससे हजारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं। वापस आते हैं, अगर बात करें, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो ये आपका जो हैदराबाद है, अहमदाबाद है सॉरी, ये किस नदी के किनारे है। तो अगर बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद आपका साबरमती किस नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि गुजरात की राजधानी कहाँ पर है। मैक्सिमम लोगों ने अहमदाबाद लगा दिया। नहीं जी नहीं, गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर। कहाँ पर है? गांधीनगर है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अहमदाबाद किसी ज़माने में हुआ करता था गुजरात की एक प्रशासनिक केंद्र और वहाँ की राजधानी, लेकिन अब ये वहाँ की राजधानी नहीं है। अब गुजरात की जो राजधानी है वो कहाँ पर है? गांधीनगर है। गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत का मैनचेस्टर तो अहमदाबाद है, लेकिन आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर है। तो अगर दक्षिण भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो ये कोयम्बटूर, और कोयम्बटूर की बात करें तो ये तमिलनाडु। कहाँ पर है? कोयम्बटूर आपका तमिलनाडु में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ये बात आप डिटेल से याद रखिए। फिर क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर है। तो उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है वो कानपुर है, और ये कानपुर जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो सारे क्वेश्चन देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को आप डिटेल से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत बार हम पढ़ चुका है कि हिमाचल प्रदेश की पब्बर घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें पब्बर घाटी की, तो इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पब्बर घाटी को रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें पब्बर घाटी की, इसको रोडू घाटी कहते हैं। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका जो पब्बर घाटी है, यहाँ से किस झील जो है नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पर एक झील है इस घाटी में, आपकी चंद्रनाहन झील, और इसी चंद्रनाहन झील से पब्बर नदी भी निकलती है। और पब्बर घाटी ये हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है। तो हिमाचल की सबसे उपजाऊ घाटी है वलय घाटी। ये वही वलय घाटी है जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सबसे फर्टाइल वैली है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि वलय घाटी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो वलय घाटी को सुंदरनगर घाटी के नाम से जाना जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में किस घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। तो देव घाटी के नाम से जाने जाने वाली घाटी जो है वो आपकी कुल्लू घाटी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि जो आपकी हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी घाटी है जिसको पोंटा घाटी कहा जाता है। तो क्यारददुन घाटी को पोंटा घाटी के नाम से जाना जाता है। हिमाचल जीके के ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है घाटियों वाला, इसीलिए इसको आप ज़रूर, ये नहीं कि सर डेली डेली हर तीसरे चौथे दिन ये क्वेश्चन आ जाता है। अरे भाई, पेपर में आता है इसीलिए इसको बार बार करवाया जा रहा है। अच्छा, हिमाचल की वो घाटी जिसको रावी घाटी के नाम से जाना जाता है, तो रावी घाटी के नाम से जाना जाता है चंबा घाटी को। क्वेश्चन पूछने वाला ने क्वेश्चन एक बार ये भी पूछा था कि दूध एवं शहद की घाटी
किस घाटी को हिमाचल में कहा जाता है? तो दूध एवं शहद की घाटी चंबा घाटी को कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है आपकी सांगला घाटी, याद रखना है, जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। आलू के उत्पादन के लिए काफ़ी उपजाऊ घाटी जो लाहौल स्पीति में है, उसका नाम क्या है? तो आलू के उत्पादन के लिए जो काफ़ी फेमस घाटी है वो आपकी पट्टन घाटी है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इसके अलावा बात करें ऊना में, तो ऊना में दो घाटी है, एक है सियोन घाटी और एक है जसवादून घाटी। तो सियोन और जसवादून दोनों याद रखने हैं। इसके अलावा मंडी की बात करें तो मंडी में आपकी चौहार घाटी है, चौंतरा घाटी है और इमला बिमला घाटी है। तो चौहार घाटी, चौंतरा घाटी और इमला बिमला ये कहाँ पर है? तो ये घाटी जो है आपकी कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है मंडी जिले में। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज का संवैधानिक नाम क्या है? तो बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, तो राष्ट्रीय ध्वज का जो संवैधानिक नाम है वो आपका तिरंगा है। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज में आपके तीन कलर है। एक केसरिया रंग जो सबसे ऊपर होता है, मान लो ये राष्ट्रीय ध्वज है तो इसमें जो केसरिया रंग वो सबसे ऊपर होता है, और आपका जो फिर उसके नीचे होता है वो सफ़ेद में जो है वो बीच में सफ़ेद रंग होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि सबसे ऊपर कौन सा होता है पट्टी में? तो केसरिया, बीच में आपका सफ़ेद और नीचे हरा होता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इसका जो अनुपात है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो राष्ट्रीय ध्वज का है वो 3:2 है। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जो राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात है वो कितना है? तो 3:2 है। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947, याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है वो भारत में कब मनाया जाता है? तो अगर बात करें सशस्त्र सेना झंडा दिवस की तो इसको 7 दिसंबर कब मनाया जाता है भैया? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है? तो निर्वाचन आयोग बोले तो चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग का जो उल्लेख है वो भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 324 में। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपके इस परीक्षाओं के लिए बनता ही बनता है। अच्छा सर, कैसे बनता है? एक एक करके हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, और अगर आपने यहाँ से ये चीज़ें याद रख ली तो आपका 1 नंबर इस परीक्षाओं के लिए पक्का बनने वाला है। तो सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग, भाई निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर 324 में किया जाता है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का महान्यायवादी है उसकी बात किस में की जाती है? तो भारत के महान्यायवादी की बात आर्टिकल नंबर 76 में की जाती है। भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसकी बात आर्टिकल नंबर 148 में की जाती है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? तो वित्त आयोग की जो चर्चा है वो अनुच्छेद नंबर 280 में की गई है। बहुत दफ़ा क्वेश्चन परीक्षाओं में ये पूछा जाता है संघ लोक सेवा आयोग, जिसको बोलते हैं यूपीएससी का जिक्र आर्टिकल नंबर 315, ठीक है, आर्टिकल 315 यूपीएससी की बात करता है, और निर्वाचन आयोग आपको पता है आर्टिकल नंबर 324 में इसकी बात की जाती है। लेकिन क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि भारत में संसद का गठन किस आर्टिकल में बात की गई? तो आर्टिकल नंबर 79 संसद के गठन की बात करता है। अच्छा, राज्यसभा के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है? तो आर्टिकल 80 राज्यसभा की बात करता है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार पूछा था कि लोकसभा के बारे में कहाँ बताया जाता है? तो आर्टिकल 81 लोकसभा की बात करता है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में बोला गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 89 में बोला गया है। अच्छा, लोकसभा के अध्यक्ष की बात किस आर्टिकल में बोली गई है? तो ये आर्टिकल नंबर 93 में बोली गई है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष की बात बोली गई है कहाँ पर? आर्टिकल 89 में। लेकिन 93 में क्या बोली है? लोकसभा के अध्यक्ष की। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि संसद को विशेष शक्ति दी गई है किस अनुच्छेद के तहत? तो संसद को विशेष शक्ति दी गई है अनुच्छेद 105 के तहत। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया जा सकता है, वो किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 108 के तहत बुलाया जा सकता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि जो बजट है ना, बजट जिसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, किस आर्टिकल में? तो बजट के बारे में आर्टिकल 112, और मनी बिल जो होता है धन विधेयक जो कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही पारित किया जाता है वो आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 धन विधेयक, आर्टिकल 112
बजट और आपका वित्त विधेयक कहाँ पे 117। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अच्छा, भारत की सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में अनुच्छेद नंबर 124 बात करता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि मुख्यमंत्री की अपॉइंटमेंट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद नंबर 164 के तहत। और अगर बात करें महाधिवक्ता जो होते हैं उनकी नियुक्ति आर्टिकल नंबर 165 के तहत होती है। ये सारे क्वेश्चन देखिए परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप इन क्वेश्चन को बहुत डिटेल से याद रखिए। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से काम आने वाले हैं। जी, अगला क्वेश्चन है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों की सीमा रेखा है? देखिए, अगर बात करें हिंडनबर्ग रेखा की तो किन दो देशों की सीमा रेखा है, तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी और पोलैंड, भाई जर्मनी और पोलैंड जो देश है इनके बीच एक रेखा है जिसका नाम है हिंडनबर्ग रेखा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, भारत और चीन के बीच जो रेखा है, सीमा रेखा है, उसका नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच जो रेखा है उसका नाम है मेकमोहन रेखा। हालांकि चीन मेकमोहन रेखा को नहीं मानता, लेकिन फिर भी जो सीमा है उसका नाम मेकमोहन रेखा है। हिडनबर्ग आपका जर्मनी और पोलैंड के बीच है। अब क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि जो आपका श्रीलंका और भारत है उसके बीच क्या है? उसके बीच है पाक जल डमरू मध्य। याद रखना, पाक जल डमरू मध्य कहाँ पर है? श्रीलंका और भारत के बीच है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है? तो पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है उस रेखा का नाम आपको पता होना चाहिए। तो उस रेखा का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रेड क्लीफ रेखा। कौन सी है? रेड क्लीफ रेखा। अच्छा, एक है मैजिनॉट रेखा। मैजिनॉट रेखा, भाई ये भी एक सीमा रेखा है दो देशों के बीच। तो अगर बात करें मैजिनॉट रेखा की तो ये जर्मनी और फ्रांस, किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। ये भी आपको डिटेल से याद रखनी है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान या पीओके या भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा है जिसका नाम है डूरंड रेखा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारत सबसे कम सीमा जो बनाता है वो अफगानिस्तान के साथ डूरंड रेखा के थ्रू बनाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन था कि जो 38वीं समांतर रेखा है वो किन दो देशों के मध्य है? तो 38वीं जो पैरेलल लाइन है, 38वीं जो समांतर रेखा है, ये टेट परीक्षाओं का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये जो है वो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करने वाली जो रेखा है वो कौन सी है? अगर आपको भी मेरी वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिए हर हर महादेव, क्योंकि आज के बाद पिछले 2-3 दिनों से मैं एक एक वीडियो यूट्यूब के अंदर डाल रहा था, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपका टीजीटी का मिशन है, आप टेट की तैयारी कर रहे हो, मैं हर दिन अब 3 से 4 वीडियो आपके बीच डालने की कोशिश करूँगा। हर दिन कुछ नया लाने की कोशिश करूँगा, जीबीटी के लिए हिंदी लाने की कोशिश करूँगा। तो आप लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहिए, बहुत लाभकारी वीडियोज़ आपके लिए साबित होने वाली। साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, जी हाँ, साइको के क्वेश्चन अब धड़ाधड़ आपके बीच यूट्यूब पे देखने को मिलने वाले। साइको से लेकर हर एक चीज़ आपको मेरे वीडियो के थ्रू अब आपको देखने को मिलने वाली। तो आप बेचिंत रहिए, कमेंट बॉक्स में बस लिखना है हर हर महादेव, क्योंकि उनकी शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है। तो 38वीं समांतर रेखा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया को अलग कर रही है। उसी प्रकार 49वीं समांतर रेखा किसको अलग कर रही है? तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। तो अमेरिका और कनाडा के बीच जो रेखा है वो है आपकी 49th पैरेलल लाइन। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को सही कर गए तो ये समझिए कि बहुत सारी चीज़ें आप सही कर गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो प्रथम गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? वेयर वाज द फर्स्ट नॉन अलाइंस्ड समिट हेल्ड? देखिए, जो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ था वो हुआ था आपका बेलग्रेड में। ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में सिर्फ 4 बार पूछा गया। कितने बार? सिर्फ 4 बार पूछा गया है। तो बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन हुआ। लेकिन अब क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जो गुटनिरपेक्ष देश है इनकी स्थापना कब हुई? तो इनकी स्थापना 1961 कब हुई मेरे भाई? 1961 में आपके गुटनिरपेक्ष देशों की स्थापना होती है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में गुटनिरपेक्ष देशों का कौन सा सम्मेलन हुआ? तो भारत में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन 1983 में 7वां सम्मेलन। तो याद रखना, भारत में 7वां गुटनिरपेक्ष देशों का 7वां सम्मेलन हुआ, जो कि कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, बेहतर तरीके से याद रखनी है। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के संस्थापक नेता तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखना है, आपकी आप
गमाल अब्दुल नासिर, जो कि मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति है, गमाल अब्दुल नासिर। और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो, तो टीटो, गमाल अब्दुल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकोनो घाना। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। और वर्तमान में जो इसमें देश है वो 121 देश हो चुके हैं। ठीक है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगली पुस्तक है कि आधे अधूरे पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, बिल्कुल। बात हो रही है आधे अधूरे पुस्तक की, तो मोहन राकेश के द्वारा एक बुक लिखी गई है आधे अधूरे। देखिए, मोहन राकेश के द्वारा एक बुक लिखी गई कौन सी आपकी, आधे अधूरे। आधे अधूरे के अलावा इनके द्वारा लिखा है आषाढ़ के एक दिन, लहरों के राजहंस, पैर तले की जमीन, और सिपाही की माँ, और प्यालियाँ टूटती है, रात बीतने तक। ये सारी की सारी किसके द्वारा लिखी है, मोहन राकेश के द्वारा। तो मोहन राकेश की आपको याद रखनी है, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की ज़मीन, आधे अधूरे, लहरों की राजहंस, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, रात बीतने तक। और छतरियाँ भी एक बुक है, वो भी किसकी है, वो भी आपके किसकी है, आपके मोहन राकेश की है। भाई ऑप्शन में कालिदास दिया है। कालिदास की कौन कौन सी सर आप जानते हो। कालिदास की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुमार संभवम कालिदास की है, रघुवंशम कालिदास की है, अभिज्ञान चंगुलम कालिदास की है। तो इस सारी की सारी जो बुक्स है मैं आपको बोल रहा हूँ, वो सारी की सारी किसकी है, कालिदास साहब की है। ये भी आपको डिटेल से याद रखनी है, मतलब यहाँ से भी आपके नंबर बनने वाला है। भाई तुलसीदास के द्वारा लिखा गया रामचरितमानस। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के रचयिता है। अच्छा, राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की जो किताबें हैं, तो इनकी जो सबसे फेमस बुक होती है राजेंद्र प्रसाद की, वो है इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड जो बुक है यही पेपर में बार बार आती है। ठीक है, तो इंडिया डिवाइडेड जिसको कहते हैं खंडित भारत, ये किताब जो लिखी है वो आपके राजेंद्र प्रसाद साहब के द्वारा लिखी गई है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। बहुत जल्द मिलता है एक नई जोश, एक नई वीडियो के साथ। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। हर हर महादेव।